चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 13 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अध्याय 13 शुरू करते हैं तो हम बात करते हैं पहला, जिसमें हम जल्दी खत्म करेंगे। अध्याय एक और है, 13 है, 14 है, उसके बाद खत्म हो जाएगा अध्याय। इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा और एकदम टॉपिक वाइज है। अगर इससे पढ़ के जाएगा तो आपको जितने भी बीपीएससी का एग्जाम जिनका सब्जेक्ट है उनके हिसाब से हो जाएगा। जो बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए हो जाएगा, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए हो गया, टेट का तैयारी करते हैं उनके लिए होगा, स्टेट कहिए मतलब जितने भी स्टेट का है टेट उसमें होगा। सीटेट का अगर तैयारी करते हैं जिनका इकोनॉमिक्स है उनके लिए फायदा है। तो इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। तो आप एग्जाम दे सकते हो। टीचर के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिनका स्पेशली इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है कि ई व्यापार का क्या अर्थ है। तो ई व्यापार का क्या अर्थ है अगर पूछेगा तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट द्वारा व्यापार करना। क्या करना है? इंटरनेट द्वारा व्यापार करना। अब इंटरनेट द्वारा व्यापार करना है तो चलिए हम जानते हैं। तो ई कॉमर्स कहते हैं इसको, ठीक है। ई व्यापार मतलब ई कॉमर्स ही। ई कॉमर्स जो है व्यापक अर्थ अगर देखा जाए, इसका मतलब विस्तृत अर्थ अगर हम देखें तो इसमें प्रयुक्त होता है, व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। विस्तृत रूप से हम इसको जोड़ सकते हैं, विस्तृत रूप से हम इसको जान सकते हैं। तो ई कॉमर्स जो है क्या है? एक व्यापक स्तर कहिए, व्यापक बड़े स्तर पर है ये कहिए, जिसका समान अर्थ होता है कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। जैसे फ्लिपकार्ट हो गए, अमेज़न हो गए, मंत्रा हो गए, इस तरह ब्लिंकिट हो गए, और भी नाम हैं जो कि आपको ये सब चीज़ों से जुड़ता है और जोड़ता है। तो ई व्यापार जो है एक व्यापक अर्थ है। व्यापक अर्थ में अगर बात करेंगे तो जिसका समान अर्थ माना जाता है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। इंटरनेट के माध्यम से हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे माध्यम फ्लिपकार्ट है, बुक वुक मंगाते हैं, कपड़े मंगाते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को मंगा लेते हैं ऑनलाइन करके, ठीक है। एक राष्ट्र की सीमाओं के भीतर अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर कार्य करता है। और सही बात है, ये अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर काम कर रहा है, ठीक है, फ्लिपकार्ट हमारा। और बहुत सारा चीज़ है कि जो कि बाहरी से आता है, ऑनलाइन कर सकते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की बात करते हैं तो इस तरह का तो चल ही रहा है, स्तर पर कार्य करता है। इसके प्रमुख उदाहरण क्या हैं? अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें मंत्रा भी जोड़ सकते हैं आप चाहें तो ब्लिंकिट है, मीशो है, इस तरह का सारा मतलब जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। और इससे सवाल बन रहा है, इसलिए ज़रूरी है ये पढ़ना। अब इसी में बात करते हैं, ये भी ऑनलाइन से ही संबंधित है, लेकिन आपको यहाँ पे चलना है कि कैसे संतुलित करना है। तो जैसे मान लीजिए भुगतान संतुलन में निहित है। तो भुगतान संतुलन में क्यों निहित है भाई? भुगतान जो हम लोग करते हैं तो वो हमारा डी होगा उपयुक्त रूप से सभी अदृश्य व्यापार के रूप में, दृश्य व्यापार के रूप में और ऋण के रूप में। ऋण के रूप में भी भुगतान होता है। दृश्य मतलब विजुअल रूप से, अदृश्य जो दिखता ना हो, ये आप जानते हैं। अब चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भुगतान संतुलन की बात करेंगे। संतुलन के अंतर्गत क्या होता है? कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात, कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं का आयात, दृश्य व्यापार शेष, अदृश्य व्यापार शेष को शामिल किया जाता है। अब इतना तो हम पढ़ लिए, लेकिन है क्या? तो देखिए, जैसे मान लीजिए सेवाओं के निर्यात को छोड़कर, मान लीजिए जो भी सेवा होता है उस निर्यात को छोड़ दीजिए और कृषि औद्योगिक वस्तुओं को देखिए, उसका जो निर्यात होता है। कृषि एवं औद्योगिक में देखा जाए तो सेवाओं, कृषि और औद्योगिक में भी सेवाओं के आयात को छोड़ दिया जाए, जो कि सेवा के लिए स्पेशली निकलता है, ठीक है, उसको छोड़कर। तो ये सारे जो है कृषि और औद्योगिक वस्तु जो आयात होते हैं। दृश्य व्यापार होते हैं, एक अदृश्य होते हैं जो कि दिखते नहीं है, ठीक है, तो उसे भी शामिल किया जाता है। तो उसी को हम भुगतान संतुलन के अंतर्गत रखते हैं, निहित होते हैं। अब बात करते हैं, सुनिए, और इस प्रकार जो है भुगतान संतुलन के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था या देश का शेष जो है विश्व के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक लेन देन का लेखांक दर्ज किया जाता है। अदृश्य रूप में भी होता है, जैसे ऑनलाइन कर दिए तो दिख रहा है थोड़ी पैसा आपको, है ना। ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ समझाने के लिए। एक है कि आप कैश दे रहे हैं तो दिख रहा है पैसा दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। ऑनलाइन में आपको जो लिखा है वही तो दिखेगा, और कैश में क्या आप गिन के और छू के देख सकते हैं। तो यही मतलब है, ठीक है। मौद्रिक लेन देन का एक लेखांक दर्ज किया जाता है, बस। चलिए आगे चलेंगे, ये समझाने के लिए मैंने बोला है। अगर बात करेंगे तीसरे प्रश्न की बात करेंगे तो अवमूलन का अर्थ क्या है? शुरू में ही पढ़े थे मुद्रास्फीति, अवमूलन पढ़े थे। तो अवमूलन का अर्थ अगर आपसे पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में देश मुद्रा के मूल्य में
कमी करना। मतलब अगर मान लीजिए बाहर मुद्रा का देखा जाए, मतलब दूसरे देशों का अगर मुद्रा देखें, उसके हिसाब से अपने मुद्रा को या मुद्रा के मूल्य जो है, कीमत को कम करनी, यही है अवमूल्यन। अब कम करनी है तो चलिए जैसे देखिए, जैसे देखते हैं भारत का है, अब भारत का ₹1 बाहर का $1 बहुत अंतर होता है। ये सब समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ सकें। तो ऐसे कंपेयर करिए, मतलब अवमूल्यन में देखिए अब कमी है कि नहीं, डॉलर कहाँ है, मेरा पैसा कहाँ है, तो इस तरह से हो सकता है। अवमूल्यन का अगर बात करेंगे तो अवमूल्यन जो है स्थिर विनि क्या है विनिमय, यहाँ पे देखिए बढ़िया से कर देता हूँ। अवमूल्यन जो है स्थिर विनिमय, ठीक है, विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है? विनिमय दर के प्रणाली के अंतर्गत आता है अवमूल्यन। अवमूल्यन से तात्पर्य है, मतलब अवमूल्यन से मतलब क्या है, इसका क्या होता है? तो अवमूल्यन से तात्पर्य है किसी देश की मुद्रा के मूल्य में अन्य देशों की मुद्राओं के सापेक्ष कमी करना। अब मान लीजिए डॉलर हमारा 85 है और हमारा ₹1 है ना? तो इस हिसाब से अगर कंपेयर करिएगा तो कम के हिसाब से है, तो उसके अपेक्षा हमारा कम है, ऐसे समझा रहा हूँ। नहीं तो जैसे डॉलर नाम सुने होंगे इसलिए हम कर दिया मैंने, नहीं तो और भी एग्जाम्पल है, ठीक है, कमी करना, उसके अपेक्षा हमारा कमी करना। यह संरक्षणवादी मौद्रिक नीति का एक उदाहरण या एक उपकरण है, ठीक है, एक उदाहरण रूप समझिए, एक उपकरण के रूप में समझ सकते हैं, जिसके द्वारा मुद्रा अवमूल्यन करने वाले राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ होता है, और ऐसे करने से लाभ होने की संभावना ज़्यादा होता है अवमूल्यन करने से, है ना? आप सुने होंगे अचानक कभी-कभी नोट बदल जाता है, बदल दिया था बीच में हुआ था, तो सरकार बदली थी, 1000 का नोट बदला, फिर 1000 के 2000, 2000 की जगह पे 1000, तो इस तरह का जब प्रोसेस होता है बहुत आसान होता है, मतलब आसान नहीं कह सकते, मतलब ये इससे करने से हमारी जो है वैल्यू बढ़ जाती है। कभी-कभी लगता है कि ये खराब है लेकिन उससे फ़ायदा होता है। ये करने से क्या होता है कि ब्लैकमेलिंग जो होता है वो कम होता है। चलिए चौथे प्रश्न की अगर बात करेंगे तो चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन-सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव जो है नहीं है? प्रभाव जो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अपस्फीति होती है, ठीक है, इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अपस्फीति होती है। देखिए अस्फीति, अपस्फीति, अपस्फीति है तो चलिए जानते हैं। तो देखिए मुद्रा के अवमूल्यन, अवमूल्यन से मतलब मूल्य की कीमत कम करने की बात हो रहा है। अवमूल्यन से आयातकर्ता देश में मुद्रा अपस्फीति नहीं होता है, क्योंकि देश में आयातित वस्तुओं, जो आयात होता है वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि हो जाएगा। अब जो आयात होता है वस्तु, उसकी कीमत बढ़ जाएगी अवमूल्यन होने से। अब बढ़ जाएगी तो उसका कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा, जिससे क्या होता है, आयात में कमी आ जाता है, आयात होना कम हो जाता है, थोड़ा सा असर तो होता ही है। तथा निर्यात सस्ता होने के कारण निर्यात जो है सस्ता हो जाएगा, और निर्यात सस्ता हो जाएगा तो निर्यात में वृद्धि हो जाता है, और ये अच्छा बात है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए सुपर 301 मतलब 301 किससे संबंधित है बताइए? सुपर, तो वो ये है मुक्त व्यापार के अवरोध से, मतलब मुक्त व्यापार में अवरोध जो होता है, मुक्त व्यापार जो होता है उसमें रुकावट का बात करते हैं, वही सुपर 301 जो है संबंधित है। अब संबंधित है तो चलिए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सुपर 301 अथवा स्पेस 301 अमेरिकी व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1988 की वह धारा है जिसके अंतर्गत अमेरिका के द्वारा किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई की जाती है। क्या की जाती है? आर्थिक कार्रवाई की जाएगी, आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकल रूप से कार्रवाई की जाएगी। कौन से अधिनियम? तो अमेरिकी व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1988। स्पेस 301 बोलिए या सुपर 301 बोलिए, इसी के अंतर्गत क्या होता है, अमेरिका द्वारा किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई की जाएगी, आर्थिक रूप से कार्रवाई की जाती है इसी के विरुद्ध। इसे जो है विश्व व्यापार संगठन की मुक्त व्यापार नीति के विपरीत माना जाता है। समझ गए? चलिए आगे चले, छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है कि विदेशी संस्थाओं के द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड
खरीदने को कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए भारतीय कंपनियों के शेयर हो या बॉन्ड, खरीदने को क्या कहा जाता है? जो विदेशी संस्थाओं के द्वारा जो खरीदा जाता है, तो वो होता है पोर्टफोलियो निवेश होता है। पोर्टफोलियो का नाम सुने होंगे, पोर्टफोलियो निवेश। अब पोर्टफोलियो निवेश है मतलब उसकी स्थिति को जानते हुए होता है। विदेशी अगर संस्थाओं की बात करेंगे मतलब विदेशी जो संस्था है द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर, बॉन्ड खरीदने को पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कहते हैं। निवेश करना मतलब इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। इसे और भी जानकारी देते हैं। इसके अंतर्गत जो है निवेशकर्ता जो निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, निवेशकर्ता को कंपनी के जो मंडल होता है, निदेशक जो मंडल होते हैं, मंडल में शामिल नहीं किया जाता। जो निवेशकर्ता होते हैं वो निदेशक जो मंडल होता है उसमें इनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें निवेशक की भागीदारी कंपनी के संपूर्ण शेयर के 10% से भी कम होता है। 10% होता है, इसलिए इसमें कोई सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसे एफआईआई अथवा एफपीआई भी कहा जाता है। जो इसमें रहते हैं उसे एफआईआई भी एफपीआई भी कहते हैं, जो कि इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये हम जान गए, इससे ज़्यादा का ज़रूरत है नहीं है। निजी निवेश को कहा जाता है, तो निजी निवेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डी, ठीक है। प्रेरित निवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेरित निवेश कहा जाता है। अब सोचिए निजी निवेश मतलब जैसे कि प्राइवेट सेक्टर कहिए या हम स्वामित्व जो मेरा मतलब खुद का कंपनी है इसे कहिए, तो एक निजी निवेश हो गया। तो निजी निवेश को प्रेरित निवेश भी कहा जाता है। प्रेरित होता है भाई, निजी निवेश है, अपना खुद का निवेश है, कहा जाता है क्योंकि प्रेरित निवेश आय एवं अर्थव्यवस्था की समृद्धि मतलब वृद्धि के सेंस में से प्रभावित होता है। तो समृद्धि या वृद्धि के सेंस में प्रभावित होता है, ऐसे याद रखिए, वृद्धि से प्रभावित होता है, ठीक है। ये आप समझ गए। निजी निवेश अगर है तो स्वयं का है, स्वयं है तो अच्छे से कर सकता है। किसी अर्थव्यवस्था में निजी निवेश का अर्थ उन पूंजीगत संपत्तियों में निवेश से है, मतलब इन्वेस्टमेंट से है, जो उत्पादन में सहायता करती है। सही बात है, उत्पादन में जो सहायता करती है यही तो है, पूंजीगत संपत्ति है। पूंजीगत संपत्तियों में निवेश करेगा तभी तो फायदा है। और यह पूर्णतः आय एवं अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर निर्भर करता है, ग्रोथ पर वृद्धि करता है ना। चलिए 8वां प्रश्न की बात करेंगे। 8वां प्रश्न क्या है? तो देखिए, किसी देश का अन्य देशों के साथ मौद्रिक विनिमय, क्या है? विनिमय के वार्षिक विवरण को कहा जाता है। तो विनिमय जो आप देख रहे हैं कि वार्षिक विवरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भुगतान संतुलन कहा जाता है। अब भुगतान संतुलन मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को कहा जाता है भुगतान संतुलन, है ना। तो अब इसके बारे में सुन लीजिए, ये सब खाली पढ़ते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी देश का अन्य देशों के साथ, मान लीजिए कोई देश है और अन्य देशों के साथ क्या करेगा? मौद्रिक विनिमय का वार्षिक विवरण जो है भुगतान संतुलन कहलाता है। मान लीजिए किसी देश के साथ अन्य देशों का मौद्रिक विनिमय होता है, मतलब मौद्रिक रूप से लेन देन का ही होता है, और वही विनिमय जो है वार्षिक विवरण को जो वर्ष में दिया जाता है विवरण, उसी को भुगतान संतुलन कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। भुगतान संतुलन अगर देखा जाए वस्तुतः किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संव्यवहार का ही विवरण है। तो आप पे सन व्यवहार से छोड़ के व्यवहार का ही एक विवरण माना जाता है, बस इतना ही जान लीजिए। आर्थिक व्यवहार के रूप में माना जाता है, ये भी आप बोल सकते हैं। अगर बात करेंगे 9वें प्रश्न की, तो 9वां प्रश्न है भारत का भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है। तो भारत का भुगतान संतुलन मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ठीक किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है उपरोक्त में से सभी। निर्यात को बढ़ाकर, घरेलू मुद्रा के अवमूलन के द्वारा, आयात प्रतिस्थापना के द्वारा किया जा सकता है। ये हम जान गए। तो और सुन लीजिए, उपरोक्त सभी विधियों द्वारा भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि घरेलू मुद्रा के अवमूलन से, ठीक है, अवमूलन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ होता है। क्या होता है? प्रॉफिट ही होगा। ऐसा देखिए, अवमूलन जैसे मुद्रा होगा वहां से शुरू हो जाता है, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अचानक नोट बदल जाता है, ये समझ जाइए, ऐसे याद रखिएगा। इसी प्रकार आयात को निर्यात से प्रतिस्थापित करके
एवं निर्यात बढ़ाकर भी भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तब भुगतान संतुलन मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है और सही बात है, किया जा सकता है। इसमें जो अन्य विधि है, उसके बारे में हम चलिए जानते हैं और इसमें अलग-अलग है। कैसे? तो देखिए कैसे करेंगे भाई? हमने निर्यात बढ़ावा के भुगतान को संतुलन करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना है, तो कैसे करेंगे? निर्यात को बढ़ाकर करेंगे। आयात पर प्रतिबंध लगाएँगे, ज़्यादातर आयात जो है उस पर प्रतिबंध लगाएँगे। ठीक है? आयात प्रतिस्थापन के द्वारा करेंगे। विदेशी मुद्रा विनिमय पर कोटा लगाकर करेंगे। क्या लगाएँगे? कोटा लगाकर करेंगे। तो ये सब जो है हमारा अवमूलन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे हम बढ़ा सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। तो देखिए अवमूलन और क्लियर हम कर देंगे। जैसे 10वां प्रश्न है कि मुद्रा के अवमूलन का परिणाम है। तो मुद्रा के अवमूलन का परिणाम अगर आपसे पूछेगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। निर्यात में वृद्धि होगा और भुगतान संतुलन में सुधार भी होता है मुद्रा के अवमूलन से। और सही बात है, मुद्रा के अवमूलन से तो फायदा ही तो है। क्यों है? चलिए हम बताते हैं। देखिए मुद्रा के अवमूलन का अर्थ होता है कि किसी देश की घरेलू मुद्रा का मूल्य जो है अन्य देशों की मुद्रा के तुलना में कम करना। अब अन्य देश की तुलना में मुद्रा को कम कर दीजिए, है ना? उसी को कहते हैं मुद्रा के अवमूलन का, मुद्रा का अवमूलन कहते हैं। इससे क्या होता है कि आयात की लागत जो है बढ़ जाती है। आयात जो होता है उसका लागत बढ़ जाएगा और निर्यात को जो है प्रोत्साहन मिल जाता है। निर्यात करने का जो है प्रोत्साहन बढ़ जाता है। इसलिए आप सुन लीजिए, इसलिए ये देश के भुगतान संतुलन में सुधार करता है, मतलब पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार करता है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी वस्तुओं की कीमत अन्य देशों की वस्तुओं की अपेक्षा कम व सस्ती हो जाती है। आपको समझ में आया होगा, कभी 2000 बंद हो गया, कभी 1000 बंद हो गया, तो हम लोग बस जानते हैं कि काला धन को जो है काला धन से बचने के लिए ये किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये सब भी माध्यम बनते हैं। ऐसा ही नहीं है कि अगर मुद्रा अवमूलन हो रहा है या 1000 का मान लीजिए नोट बंद हो गया, 2000 का बंद हो गया, उसके जगह पे कोई और आ गया, तो इससे ऐसा नहीं कि घटा है, फायदा ही है। 11वां प्रश्न क्या है कि सरकार निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने के लिए मुद्रा का अवमूलन करती है? तो किसे बढ़ावा देने के लिए? तो निर्यात को बढ़ावा देगा ना, आयात को बढ़ावा देने के लिए थोड़ी। आयात को तो रोकने के लिए करता है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये करता है अवमूलन मुद्रा का, सरकार, हमारी गवर्नमेंट। तो स्थिर जो है विनिमय दर व्यवस्था में केंद्रीय बैंक अपनी देश की मुद्रा का अवमूलन कर देता है। तो केंद्रीय जो बैंक होता है वो देश का जो मुद्रा है उसका अवमूलन कर देता है, जिससे देश के निर्यात को प्रोत्साहन मिल जाता है। एकदम सही है। और इससे देश को व्यापार घाटे को कम करने एवं भुगतान संतुलन को स्थिर बनाए रखने में सहायता करता है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्थिर बनाए रखता है, बैलेंस करके रखता है, भुगतान संतुलन करके रखता है और व्यापार घाटे को कम कर देता है। जो व्यापार में हमारा घाटा होता है उससे बच जाते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। 12वां प्रश्न है कि भारत में कब से रुपया चालू खाते पर जो है पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया है? परिवर्तनीय हो गया, कब से हुआ? डेट पूछ रहा है तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी 1994 को, मतलब 1994। अब ये चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि भारत ने वर्ष 1994 मतलब 1994 में रुपये को चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया था, पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कर दिया था। कब? 1994 से। चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ होता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात पर घरेलू मुद्रा की बाजार नियंत्रित परिवर्तनीयता पर कोई प्रतिबंध ना होना। कोई प्रतिबंध नहीं है, समझ गए? घरेलू मुद्रा की अगर बाजार की बात करेंगे, उसमें नियंत्रित अगर बात करें तो इसमें परिवर्तन की बात होगी, तो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, समझ गए? पूंजी खाते में अगर बात करें तो पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए तारापोर समिति का 2 बार गठन किया गया। मतलब अगर पूंजी खाते की अगर बात करेंगे तो इसमें पूर्ण परिवर्तन किया जाए, इसके लिए तारापुर समिति एक हुआ था और तारापुर समिति जो है 2 बार गठन हुआ था। एक तो 1997 में हुआ और एक 2006 में हुआ था।
दोनों याद रखिएगा। तारापुर समिति जो है क्या किया था, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तन के लिए आया था, इसीलिए समिति बनी थी और 2 बार बनी थी, एक 1997 में हुआ था, एक 2006 में हुआ था। 13वां प्रश्न क्या है, अस्थिर विनिमय दर को और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लचीला विनिमय दर कहते हैं। तो जब विनिमय दर को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा? मार्केट के द्वारा, जो है मार्केट के पावर के द्वारा ये निर्धारित करते हैं। अब निर्धारित करते हैं तब उसे अस्थिर कहिए, अस्थिर या लचीला विनिमय दर कहते हैं। अस्थिर विनिमय दर कर दीजिए या लचीला विनिमय दर कर दीजिए। अस्थिर हो जाएगा ना, स्थिर नहीं, अस्थिर, उथल पुथल टाइप का, लचीला हो जाएगा। जब विनिमय दर को किसी देश की सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इसे नियंत्रित विनिमय दर कहते हैं। अब कोई देश इसका कंट्रोल करेगा तो विनिमय दर में आ जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखने की आवश्यकता है। आ जाइए आगे की बात करते हैं। आगे है 14 प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? कौन सा मंत्रालय है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्यों विदेश मंत्रालय नहीं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं व्यापार नीति में, तो व्यापार नीति में वाणिज्य ही होगा ना, एवं उद्योग मंत्रालय होगा जो विदेश व्यापार से संबंधित है। अब इसको जरूर पढ़ लीजिए। इसमें है कि भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत की जो है विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। तो भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित कौन सा है? तो वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, ठीक है, जिसे DGFT बोलते हैं, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से क्या है, संलग्न एक निकाय है, मतलब इसी से जुड़ा हुआ एक निकाय है, ये जान लीजिए, जो विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश से संबंधित है। और संबंधित क्या है? कानून का क्या है? प्रावधान करता है, मतलब प्रबंधन करता है। ये बोलिए, प्रबंधन कहिए, प्रबंध करता है या जुड़ा हुआ है, इससे से जुड़ा हुआ कानून है, ये बात करेंगे। तथा सरकार की आयात और निर्यात नीति को लागू करता है। आयात और निर्यात के नीति को लागू किया जाता है। अगर बात करेंगे विदेश व्यापार की, तो विदेश व्यापार नीति जो है 2023 है। क्या है? 2023 है। 2023 है, तो यह एक जो है नीति दस्तावेज है जो निर्यात को सुगम बनाने वाली योजनाओं, जो त्वरित व्यापार आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी है और निरंतरता पर आधारित है। क्या है? निरंतरता पर आधारित मानी जाती है। अब जो विदेश व्यापार नीति 2023 है, वो जान लीजिए कि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो गया था। तो 1 अप्रैल 2023 से ये प्रभावी आया था विदेश व्यापार नीति, ठीक है। अब वो जो पढ़ लिया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये सब पढ़ना, क्योंकि ये सब जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था पता है विदेश व्यापार नीति का? तो वर्ष 2030 तक भारत के समग्र निर्यात में जो है 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। क्या है? 2 ट्रिलियन, मिलियन है, ट्रिलियन और भी ज्यादा, जिसमें वस्तु एवं सेवा क्षेत्रों का समान योगदान रहेगा, मतलब वस्तु एवं सेवा क्षेत्र का समान रूप से योगदान रहेगा। तथा सीमा पार की अगर बात करें, सीमा पार व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है, मतलब प्रोत्साहित देना है, बढ़ावा देना है। समझ गए? 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो हम मानेंगे ऑप्शन नंबर बी। यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। क्या है? पूंजी प्रवाह है। अब पूंजी प्रवाह है तो सुन लीजिए कि विदेश व्यक्तिगत तथा संस्थानिक संरचनाओं द्वारा देश की आधारभूत संरचना, मुद्रा बाजार तथा उद्यमों में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष निवेशी, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। जब कोई ऋण के रूप में संसाधनों को जुटाता है, संसाध है यहाँ पे नो है, देख रहे हैं, संसाधनों को जुटाता है तो उस पर ब्याज अदा करना पड़ता है। अब संसाधन को जुटाइएगा तो अब ब्याज तो अदा करना ही पड़ेगा ना, जब जान गए। जबकि निवेश के रूप में प्राप्त संसाधनों से अर्जित लाभ में हिस्सेदारी प्रदान
करनी होती है। अब निवेश की अगर करिएगा, तो निवेश करिएगा जो प्राप्त संसाधन होगा, संसाधन से जो अर्जित करेंगे लाभ, उस हिस्सेदारी जो है प्रदान करनी होती है। जो हिस्सा हम लोग प्राप्त किए उसको देना पड़ता है। अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश में आर्थिक विकास का प्रमुख वाहक माना गया है। वाहक और गैर ऋण वित्त का महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है ये संस्था। ठीक है, चलिए आगे चलें। 16वां प्रश्न क्या है सुनिए। निम्नलिखित उपयोग में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? इस ऑप्शन के हिसाब से बताना कौन सक्षम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना, यही जो है सक्षम नहीं माना गया है। निर्यात पर अधिक कर लगाना ये सक्षम नहीं है। अगर सक्षम नहीं है तो चलिए हम जानते हैं। तो सुनिए, आयात प्रतिस्थापना नीति, रुपये का अवमूल्यन और आयातों पर अधिक कर लगाना तथा निर्यात को प्रोत्साहित करना भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में सक्षम है। एकदम सही है। ये सब चीज अगर मान लीजिए निर्यात हो रहा है, निर्यात को प्रोत्साहन देना है, आयात पर अधिक कर लगाना है, आयात जो हो रहा है उस पर कर अधिक लगाइए, निर्यात जो हो रहा है उस पर प्रोत्साहन दीजिए, संतुलन भुगतान संतुलन की स्थिति सुधारेगा, इससे फायदा है, सक्षम है। वही निर्यातों पर अगर अधिक कर लगेगा तो विदेशों में भारतीय वस्तु को गैर प्रतिस्पर्धा या स्पर्धीय बनाए, जिससे निर्यात हतोत्साहित होगा। यही तो नहीं चाहिए ना, ज्यादा कर अधिक क्यों लगाना, हमको नहीं लगाना है। अब भुगतान संतुलन की स्थिति भारत के पक्ष में नहीं रहेगा। सही बात है, अगर ज्यादा ऐसा करिएगा तो कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन निर्यात को एकदम स्वतंत्र छोड़ दीजिए, एकदम सही है। ये इंपॉर्टेंट क्या है सुनिए। 17वां प्रश्न क्या है कि भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया है वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तारापोर समिति। तारापोर कहिए, तारापोर मैं बोलता हूँ, तारापोर समिति कहते हैं। और तारापोर समिति 2 बार हुआ था, आप जानते हैं, पूर्ण परिवर्तन के रूप में, जो कि 1997 में और 2006 में। 2006 इंपॉर्टेंट है। देखिए, मार्च 2006 में अगर बात करेंगे, 2006 में बात करेंगे तो रिजर्व बैंक के पूर्ण डिप्टी गवर्नर क्या है, पूर्व डिप्टी गवर्नर एस तारापोर की अध्यक्षता में जो है रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता पर एक समिति का गठन किया गया है। क्या गया है, समिति का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट को रिजर्व बैंक द्वारा 1 सितंबर 2000 को सार्वजनिक किया गया है। क्या किया गया है, 1 सितंबर 2000 को सार्वजनिक किया गया है। 18वां प्रश्न की बात करेंगे, कब किया गया, तो 1 सितंबर 2000, याद रखिएगा। टोबिन कर लगाया जाता है, तो टोबिन कर लगाया जाता है तो विदेशी विनिमय लेन देन पर, विदेशी जो लेन देन होता है उस पर। अब देखिए, विदेशी मुद्रा के आकस्मिक आगमन से एवं पलायन से, मतलब मान लीजिए विदेशी मुद्रा अचानक आगमन हो गया, पलायन हो गया, पलायन को विनियमित करने के उद्देश्य से किसी देश की सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा में या विदेशी मुद्रा के लेन देन पर आरोपित किया जाने वाला कर ही टोबिन टैक्स कहलाता है, टोबिन कर कहलाता है। क्लियर हो गए, कुछ ज्यादा नहीं है। टोबिन कर क्या हुआ, विदेशी मुद्रा का लेन देन पर आरोपित कर दीजिए, और आरोपित किया जाने वाला ही टैक्स को कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो हम बताएंगे विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक हिस्सा है। और सही बात है, विदेशी मुद्रा भंडार में अगर देखा जाए तो विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा है ना भारत के अगर विदेशी मुद्रा में भंडार में अगर देखें तो विदेशी मुद्रा ज्यादा है। तो भारत के, याद रखिएगा यहाँ पे, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सर्वाधिक हिस्सेदारी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का ही माना गया है, और उसी का है, माना गया नहीं है। और 2023 में विदेशी मुद्रा भंडार जो है कितना मिलियन डॉलर हो गया, तो 586.11 बिलियन डॉलर हो गया है, याद रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये हो गए आपके भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म हो गए। अब नेक्स्ट आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा आज तक बनी है वो सारे इकोनॉमिक्स का वो अंतिम अध्याय है, और वो भी आज ही खत्म करके मैं नए अध्याय वन लाइनर चालू करूंगा, इससे पहले मतलब वन लाइनर पहले जो साइंस का बचा हुआ फिजिक्स का वो भी खत्म कर दूंगा।